Good evening, everyone. A warm welcome to today's current affairs session brought to you by Rajendra Law Academy. Whether you are preparing for CLAT, Punjab University entrance exam, UPSC, or be it any competitive exam, staying updated with the current events is very crucial. So let's start today's session and let's have a look at important current events. First important news is Pradhan Mantri Awas Yojana 2.0. तो सेंट्रल सैंक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी ने 2.3 लाख हाउसेज जो हैं सैंक्शन कर दिए हैं फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड जो मिडिल इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 2.35 लाख हाउसेज जो हैं सैंक्शन किए गए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के अंदर, जिनमें से 1.25 लाख हाउसेज जो हैं वुमेन्स को दिए जाएंगे। ऑलमोस्ट 1 लाख हाउसेज जो हैं वो ओबीसीज, शेड्यूल कास्ट बेनिफिशियरीज को दिए जाएंगे। एक्सक्यूज मी। एंड बेसिकली जो लैंड है और इट इज स्टेट, इट फॉल्स इन द स्टेट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स टू सप्लीमेंट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करके देते हैं पक्का हाउसेज इन अर्बन एरियाज, बेसिकली टू द अंडर प्रिविलेज सेक्शन। and is basically this scheme was launched on June 25, 2015 with an aim to provide a pakka house to all the eligible urban households, and under this mission a house is deemed completed when it has the basic amenities like electricity, water supply and kitchen and a toilet. And this scheme ensures dignified living along with the sense of security and pride of ownership to the beneficiaries. तो बेसिकली जो भी इंसान है एक डिग्निफाइड लिविंग के लिए उसके पास रोटी, कपड़ा, मकान, छत सिर पे होनी चाहिए, और एक डिग्निफाइड लिव के लिए ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑल कैन नॉट अफोर्ड अ हाउस इन द अर्बन एरियाज। तो गवर्नमेंट इज बेसिकली दिस स्कीम इज एम्ड एट इंक्लूसिवनेस एंड सोशल इक्विटी, यू कैन से दैट। एंड इट ऑल्सो प्रमोट्स वुमेन एम्पावरमेंट। हाउ? जो हाउसेज हैं वो वुमेन्स के नाम पर ट्रांसफर किए जाते हैं, जिससे वुमेन्स को एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड हाउस होल्ड के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर जो है लेने में उनको हेल्प मिलती है। एंड इस स्कीम के बेसिकली 4 वर्टिकल्स हैं। इस स्कीम के लिए 10 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है अप्रूव की गई है। एंड 4 वर्टिकल्स में से अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन फर्स्ट वर्टिकल है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन में अगर किसी पर्सन के पास अपनी लैंड है बट वो घर बनवाना चाहता है तो वो गवर्नमेंट जो है उसको उसकी लैंड के ऊपर घर बना के देगी। बेसिकली उसको घर बनाने के लिए जो है मनी ट्रांसफर की जाएगी उसके अकाउंट के अंदर। एंड सेकंड इज अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। तो जिन लोगों के पास घर लैंड नहीं है तो गवर्नमेंट जो है इन कोलैबोरेशन विद द प्राइवेट बिल्डर्स एक जो है पक्का घर बनाकर बेनिफिशियरीज को प्रोवाइड किया जाएगा। देन इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट, मतलब इन सीटू मींस ऑन द ओरिजिनल प्लेस इटसेल्फ। तो जहां पर स्लम एरिया है उसी स्लम एरिया को जो है डेवलप करके घर बनाकर जो है उन बेनिफिशियरीज को प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड फोर्थ वर्टिकल इज क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। तो इसके अंदर बेसिकली क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के अंदर दोज पीपल हु टेक हाउस लोन्स, जो हाउस लोन्स लेते हैं बैंक से हाउस लोन्स लेते हैं तो गवर्नमेंट उनको सब्सिडी प्रोवाइड करेगी जिनमें उनका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, तो ईएमआई का बर्डन कम हो जाएगा। यू कैन सी दैट प्रधानमंत्री 2.0 के अंदर ये जो 4 वर्टिकल्स हमने देखे, बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, देन अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, जिनके पास लैंड नहीं है तो गवर्नमेंट जो है प्राइवेट बिल्डर्स के साथ इन कोलैबोरेशन कर उनको लैंड एंड सो बेसिकली हाउस ही बना के देती है। देन अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग भी है। तो बेसिकली जो माइग्रेंट्स हैं जिनको टेम्परेरी पीरियड के लिए जो काम करने जाते हैं दूसरी सिटीज के अंदर, तो उनको अपना परमानेंट हाउस तो नहीं चाहिए बट एक टेम्परेरी प्लेस चाहिए, क्लीन सेफ अफोर्डेबल रेंटल होम्स। तो उनको भी जो है रेंटल हाउसिंग जो है उनको प्रोवाइड किया जाता है। इन इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज अ डिस्काउंट ऑन द इंटरेस्ट those people who take home loans. So basically they will get a subsidy of almost up to 1.8 lakh interest subsidy, so their EMI burden will be reduced. Then who are eligible for this scheme, Pradhan Mantri Awas Yojana? Economically weaker section, low income group, middle income group, these people are eligible. Economically weaker section के अंदर the families with an annual income of up to 3 lakhs ये फॉल करते हैं। लोअर इनकम ग्रुप के अंदर फैमिलीज विद एनुअल इनकम ऑफ 3 to 6 lakhs ये फॉल करते हैं। एंड मिडिल इनकम ग्रुप में 6 to 9 lakhs। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू शी ओपन्स अप राष्ट्रपति निकेतन एंड राष्ट्रपति तपोवन। तो ये क्या है जी, राष्ट्रपति तपोवन एंड राष्ट्रपति निकेतन क्या है?
ये देहरादून के अंदर सिचुएटेड है एंड ऑन हर 67th बर्थडे ऑन जून 20 शी हैज ओपन्ड राष्ट्रपति निकेतन इन देहरादून। देहरादून एंड राष्ट्रपति तपोवन क्या है? इट इज अ बेसिकली अ फॉरेस्ट पैच and it is a 19-acre presidential estate located in the Himalayan foothills and it is a forest patch rich in vegetation plants, तो basically biological diversity के अंदर rich है and even common people can visit Rashtrapati Tapovan also. You can also visit Rashtrapati Tapovan. Those who are residing in Dehradun, they can visit. And the second important is Rashtrapati Niketan. Rashtrapati Niketan is basically a building. It is a confluence of architecture, history, and landscape. And it was earlier it was known as the Presidential Retreat, and but after that its name was changed to Rashtrapati Niketan. प्रेसिडेंशियल रिट्रीट बेसिकली ये जो है ना, ये एक बिल्डिंग बनाई गई थी 1838 के अंदर, वहीं पे बनाई गई थी देहरादून के अंदर। एंड ये बिल्डिंग को यूज किया जाता गवर्नर जनरल के बॉडीगार्ड्स के एज अ समर कैंप उनके लिए बनाया गया था। तो जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के अंदर उस टाइम पे, उनके बॉडीगार्ड्स का ये समर कैंप था। तो उसी बिल्डिंग को अब इन्होंने चेंज करके राष्ट्रपति निकेतन जो है उसको नेम चेंज करके दे दिया। एंड कॉमन पीपल दे कैन विजिट दिस प्लेस। एंड नाउ कमिंग टू द मीनिंग ऑफ प्रेसिडेंशियल रिट्रीट। प्रेसिडेंशियल रिट्रीट क्या होता है? बेसिकली ये एक राष्ट्रपति का सेकेंडरी रेजिडेंस होता है, जहां पर प्रेसिडेंट टेम्परेरी पीरियड के लिए वहां पर स्टे कर सकते हैं। इंडिया के अंदर देर आर 3 प्रेसिडेंशियल रिट्रीट्स, 3 है। 3 कौन से हैं हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रपति भवन है हमारे पास न्यू दिल्ली के अंदर, जो कि राष्ट्रपति का प्रेसिडेंट का प्राइमरी रेसिडेंस है, वर्क ऑफिशियल वर्क प्लेस है हमारे प्रेसिडेंट का। देन राष्ट्रपति निलायम है, ये हैदराबाद तेलंगाना में सिचुएटेड है एंड इट इज यूज्ड ड्यूरिंग द सदर्न सोजॉर्न। मींस ये साउथ के अंदर अगर प्रेसिडेंट साहब को जाके रहना है टेम्परेरी पीरियड के लिए, बेसिकली विंटर्स के टाइम के दौरान, क्योंकि न्यू दिल्ली के अंदर उस टाइम बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, तो सदर्न इंडिया में जाकर अगर रहना है तो वहां पर हमारे पास यू कैन सी दैट कि राष्ट्रपति निलायम है। देन राष्ट्रपति जिसको हमने अभी देखा राष्ट्रपति आशियाना या राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल रिट्रीट जिसको हम पहले बोलते थे, जो अब देहरादून के अंदर ओपन किया गया है। तो ये समर के दौरान अगर प्रेसिडेंट को जो है, क्योंकि आपको पता है समर में न्यू दिल्ली में गर्मी बहुत पड़ती है, तो वहां पर जाकर प्रेसिडेंट जो है वहां पर जाके रह सकते हैं टेम्परेरी पीरियड के लिए अगर उनको रहना है। देन सिंस दिस प्लेस राष्ट्रपति निकेतन जो है ये गवर्नर जनरल के बॉडीगार्ड्स के लिए बनाई गई थी। तो आई हैव कवर्ड द कॉलोनियल हिस्ट्री, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर कि बेसिकली हु इज गवर्नर जनरल। बेसिकली ऐसे तो नहीं आएगा कि गवर्नर जनरल कौन है, बट ये पूछ सकते हैं कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, हु वाज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो हमें पता होना चाहिए इन टर्म्स के डिफरेंस को हमें जानना चाहिए कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या है, वाइस रॉय कौन है। तो गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था इंडिया के अंदर, तो उस टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो टॉप मोस्ट अपना एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करते थे, टॉप कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि कंपनी के बिहाफ के ऊपर इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता था, उसको हम गवर्नर जनरल बोलते थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो जब तक कंपनी का राज रहा तब तक कंपनी ने जिन लोगों को अपॉइंट किया टू गवर्न इंडियाज एडमिनिस्ट्रेशन, तो उनको हम गवर्नर जनरल बोलते हैं। गवर्नर जनरल जो है 1773 से लेके 1858 तक गवर्नर जनरल्स को अपॉइंट किया गया, बिकॉज 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट कंट्रोल इंडिया का टेक ओवर कर लिया था। तो उसके बाद तो डायरेक्ट कंट्रोल आ गया था, डायरेक्ट रूल आ गया था ब्रिटिश क्राउन का। तो जब ब्रिटिश क्राउन ने 1858 के अंदर डायरेक्ट रूल करना स्टार्ट किया, तो ब्रिटिश क्राउन ने अपने प्लेस के ऊपर वाइस रॉय अपॉइंट करने स्टार्ट कर दिए। तो उस टाइम पे फिर गवर्नर जनरल डेजिग्नेशन से हम उसको नहीं बुलाते थे, हम वाइस रॉय के नाम से उस पर्सन को बुलाते थे। वाइस का मतलब होता है इन प्लेस एंड रॉय का मतलब होता है किंग, सो इन प्लेस ऑफ किंग। तो जो पर्सन किंग की जगह पर आकर इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर रहा है उसको हम वाइस रॉय बोलते थे। तो 1773 से लेके 1858 तक गवर्नर जनरल जो हैं अपॉइंट होते रहे, उनको अपॉइंट किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। एंड 1857 के रिवोल्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया था और ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट कंट्रोल टेक ओवर कर लिया था। देन 1858 से लेके 1947 तक जब तक इंडिया आजाद नहीं हो गया तब तक वाइस रॉय जो है वो अपॉइंट होते रहे। तो इसमें भी हम चेक करेंगे कि हु वाज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। तो लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइस रॉय एंड लास्ट वाइस रॉय कौन से थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे।
तो सिमिलरली हम देखेंगे कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल को हम देखेंगे वॉरेन हेस्टिंग, ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल। देन उसके बाद 1947 के बाद जब इंडिया आज़ाद हो गया तो फिर गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया के भी बनाए गए, क्योंकि उस टाइम पे अभी हमने कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाया नहीं था, बनाने का प्रोसेस चल रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन अभी अडॉप्ट नहीं किया था और जो है एनफोर्स भी नहीं किया था। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम की स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश टू द इंडियंस, तो उसके लिए फिर हमने इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर भी गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया था। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वही बने थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, बट ही वाज नॉट एन इंडियन ऑब्वियसली। एंड उसके बाद गवर्नर जनरल माउंटबेटन के बाद सी राजा गोपालचारी उनको बनाया गया, वो फर्स्ट इंडियन थे जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने। देन सिंस 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हो गया था, तो उसके बाद तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया एंड इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक। एंड उसके बाद हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको he became the first president of India. Now we can see the notable role played by the Governor Generals of India, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए इन्होंने गवर्नर जनरल्स ने। सबसे पहले एज आई टोल्ड यू कि हमें क्वेश्चन आएगा कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपॉइंट किया था। तो वॉरेन हेस्टिंग जो थे ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, और उनके कंट्रीब्यूशन क्या थे कि उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लेके आए। तो ये तो इतनी बार एग्जाम के अंदर मैंने क्वेश्चन देखा है कि सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच एक्ट, तो आपको टिक करना होता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। Supreme Court was established under the Regulating Act 1773. I will write it here. Supreme Court was established. Then second important Governor General was Lord Cornwallis, and इन्होंने सिविल कोड को जो है बेसिकली सिविल सर्विसेज एंड पुलिस जुडिशरी इनमें रिफॉर्म्स किए, सिविल कोड इंट्रोड्यूस किया। देन लॉर्ड विलियम बेंटिक का नेम आपको याद रखना है बिकॉज ही वाज अ सोशल रिफॉर्मर, इन्होंने सती सिस्टम को एबॉलिश करवाया था एंड एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म किया था। देन सर चार्ल्स मैटक्लेफ जो थे वो नेक्स्ट गवर्नर जनरल बने, ही इज नोन एज द लिबरेटर ऑफ द प्रेस। देन लॉर्ड ऑकलैंड जो हैं, तो ये जो 1838 के अंदर प्रेसिडेंशियल रिट्रीट बना था ना, उस टाइम पे लॉर्ड ऑकलैंड ही थे जो गवर्नर जनरल थे, उनके बॉडीगार्ड्स के लिए समर कैंप यूज किया गया था। प्रेसिडेंशियल रिट्रीट को उस टाइम पे यूज किया जाता था। लॉर्ड डलहौजी देन आए, इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस किया, रेलवेज टेलीग्राफ पोस्टल सर्विसेज इन्होंने इंट्रोड्यूस करी। देन लॉर्ड कैनिंग, ही वाज द लास्ट गवर्नर जनरल अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड लॉर्ड कैनिंग जब 1858 का 1857 का रिवोल्ट हुआ, तो 1858 में जब ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट कंट्रोल अज्यूम कर लिया, उसके बाद वाइस रॉय को अपॉइंट किया गया एंड लॉर्ड कैनिंग को ही दोबारा से वाइस रॉय जो है अपॉइंट किया गया। तो 1858 से लेके 1862 तक जब क्राउन रूल आ गया था, तो लॉर्ड कैनिंग ही बिकेम द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया एंड ही सप्रेस्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857। एंड प्लीज नोट डाउन दैट लॉर्ड कैनिंग इंट्रोड्यूस्ड इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड को जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नेम वाइस रॉय के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि वाइस रॉय तो बहुत सारे आए थे, बट मैंने इंपॉर्टेंट कवर किया है लॉर्ड लिनलिथगो, ही वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइस रॉय, जो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग थे वो यही थे। एंड लास्ट वाइस रॉय जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ही ओवरसॉ द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंस ऑन अगस्त 1947। देन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, बट सिंस हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोसेस चल रहा था, तो फिर इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बने, वो लॉर्ड माउंटबेटन को ही बनाया गया। एंड क्योंकि उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू और इंडियन लीडरशिप ने ये चूज किया था कि स्मूथ पावर ट्रांसफर के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को ही चूज किया जाना चाहिए। देन बट ही वाज अ ब्रिटिशर, ही वाज अ फॉरेनर, बट फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन बने आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो सी राजा गोपालचारी जो है, he became the second governor general of India, but he was the first and only Indian. Please note down, he was the only Indian to hold this post because 26 January 1950 को constitution was enforced and India became a republic, and फिर हमारे राष्ट्रपति जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको फर्स्ट प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया। Then next important event is नीरज चोपड़ा wins Paris Diamond League title 2025। तो भाई देखो, डायमंड लीग जो है एक स्पोर्ट्स इवेंट है, ठीक है, एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट है जो होता है, वर्ल्ड एथलेटिक्स जो है उसको कंडक्ट करवाती है।
एंड इस इवेंट के अंदर कम से कम 13 टू 15 इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इट इज ओनली वन इवेंट की एक ही इवेंट में जाके विनर डिक्लेयर हो जाएगा। कम से कम 15 इवेंट इसके अंदर करवाए जाते हैं। एंड इट फीचर्स द 32 डिफरेंट स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स। तो 32 स्पोर्ट्स हैं, अलग अलग स्पोर्ट्समैन जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो न्यूज है जिसमें नीरज चोपड़ा पेरिस मीट के अंदर उन्होंने जो है मैन जेवलिन थ्रो के अंदर उन्होंने जो है टाइटल जीत लिया है और जर्मनी के जूलियन वेबर को जो है उनको हराया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नीरज चोपड़ा जी ने जो है डायमंड लीग जीत ली है, ऐसा नहीं है। जितने भी इवेंट हुए हैं अभी तक, जैसे दोहा राउंड हुआ था अभी, तो दोहा राउंड के अंदर नीरज चोपड़ा सेकंड आए हैं और जूलियन वेबर फर्स्ट आए। देन पेरिस राउंड के अंदर, पेरिस मीट के अंदर नीरज चोपड़ा ने जीत लिया है एंड जूलियन वेबर जो है वो सेकंड आए हैं। थर्ड ब्राजील के कुछ एक प्लेयर हैं, उनका नेम हम देख लेते हैं, वो आए हैं। तो अभी और भी जो है इवेंट्स होने हैं। देन फाइनली ज्यूरिख के अंदर जो है इवेंट करवाया जाएगा, फाइनल विनर डायमंड लीग चैंपियनशिप का वहां पर चूज किया जाएगा। बट आप देखिए कि यहाँ पर इनका थ्रो था 88.16 मीटर एंड जो जूलियन वेबर था उनका 87.88 मीटर था। थर्ड जो आए थे ब्राजील के थे, लुइस दा सिल्वा, ही वाज द थर्ड। एंड जो यहाँ पर वर्ल्ड टाइटल है उसका मतलब है कि उन्होंने एक सिंगल मीटिंग को जीते, मीट जो सिंगल इवेंट है, बेसिकली पेरिस मीट हो गया, जैसे दोहा हो गया, तो उनको जीता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने फाइनल डायमंड चैंपियनशिप जीत ली है। और जीतने के लिए फाइनल जो डायमंड लीग चैंपियनशिप, उसको जीतने के लिए कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना पड़ेगा एंड फाइनली जो है ट्रॉफी दी जाएगी। एंड दिस मार्क्स नीरज फर्स्ट मेजर टाइटल इन 2 इयर्स, क्योंकि 2023 के अंदर उन्होंने डायमंड लीग के एक जो लुसान के अंदर इवेंट हुआ था उसको जीता था। एंड 2 साल के बाद उन्होंने डायमंड लीग के अंदर एक इवेंट को जो है विन किया है। उसके अलावा अगर हम देखें, जैसे लुसान के अंदर 2023 के अंदर जीता था, 2023 का जो डायमंड लीग चैंपियनशिप थी, मैं आपको बता दूं कि 2023 एंड 2024 के अंदर नीरज चोपड़ा रनर अप आए हैं। डायमंड लीग के अंदर चैंपियनशिप के अंदर वो रनर अप आए हैं, सेकंड पोजीशन पे आए थे वो। एंड 2022 के अंदर डायमंड लीग चैंपियनशिप उन्होंने जीती थी। तो 2022 में ही वन द डायमंड लीग चैंपियनशिप, बट 2023 में वो रनर अप रहे, 2024 में भी वो रनर अप रहे। एंड अब 2025 की डायमंड लीग चल रही है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। डायमंड लीग ओवरव्यू अगर हम देख लेते हैं, तो डायमंड लीग इज एन एनुअल सीरीज ऑफ आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड मीटिंग्स। तो आउटडोर जितने भी गेम्स हैं, इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2010। इट फीचर्स 32 डिसिप्लिन्स। तो वुमेन इवेंट्स में देख सकते हैं 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, हर्डल्स, हाई जंप। एंड मेन इवेंट्स में भी अगर आप देख लेंगे तो 100 मीटर, 200 मीटर, ये सब यहाँ पर करवाए जाते हैं। डायमंड लीग 2025 का स्केड्यूल देख लेंगे तो ये जो पेरिस मीटिंग हुई है ये 8th इवेंट था, बट अदरवाइज 15 इवेंट्स जो हैं स्केड्यूल किए गए हैं अभी तक जो है। ज्यूरिक जो है फाइनल इवेंट ज्यूरिक में होगा। एंड अभी तक देख लीजिए आप, 15 में से 8 मीटिंग कंप्लीट हुई है। सबसे पहले चाइना के अंदर करवाई गई थी, जिसके अंदर मैन ट्रिपल जंप के अंदर जॉर्डन स्कॉट ने जीता है। सिमिलरली शंघाई के अंदर करवाई गई, दोहा के अंदर थर्ड मीटिंग करवाई गई। देन मोरक्को के अंदर, देन रोम इटली के अंदर। ये विनर्स के नेम भी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोहा के अंदर मेंस के अंदर जेवलिन के अंदर जूलियन वेबर जीते हैं एंड नीरज चोपड़ा जो है वो सेकंड प्लेस पे आए हैं, देख सकते हैं आप। एंड अभी जो ये पेरिस मीट के अंदर नीरज चोपड़ा ने जीत लिया है। तो 2 इवेंट्स हुए हैं अभी तक मेन जेवलिन के, क्योंकि 15 मीट्स में ऐसा नहीं है कि जेवलिन हर एक मीटिंग में होगा। जेवलिन जो है सिलेक्टेड इवेंट्स में ही करवाया जाएगा जेवलिन थ्रो। अपकमिंग इवेंट्स कहाँ होने वाले हैं? यूजीन यूएसए, मोनाको, लंदन, देन पोलैंड, देन लोसान स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल्स, ज्यूरिक। फाइनल होगा ज्यूरिक के अंदर। जेवलिन थ्रो अगर हम बात करें तो जेवलिन थ्रो के इवेंट्स जो हैं दोहा के अंदर, पेरिस के अंदर, देन नेक्स्ट इज पोलैंड के अंदर करवाया जाएगा, देन ब्रुसेल्स, देन ज्यूरिक के अंदर करवाया जाएगा। देन अगर हम देखें तो 2024 के अंदर अगर हम देखें तो 2024 का जो फाइनल हुआ था डायमंड लीग का, वो बेल्जियम में हुआ था, ब्रुसेल्स के अंदर। एंड नीरज चोपड़ा फिनिश्ड सेकंड इन 2024, नैरोली मिसिंग द फर्स्ट स्पॉट बाय जस्ट 1 सेंटीमीटर। बस 1 सेंटीमीटर वो चूक गए थे 2024 के अंदर। एंड उस टाइम पे जो ये आए थे, फर्स्ट आए थे, वो ग्रेनाडा एक कंट्री है, उसके एंडरसन पीटर आए थे। ग्रेनाडा जो है कैरेबियन कंट्री है, उनके प्लेयर हैं एंडरसन पीटर, वो आए थे। एंड ये जो चोपड़ा जी की जो है सेकंड कॉन्जिक्यूटिव रनर अप है, क्योंकि 2023 में भी वो रनर अप रहे, 2024 में भी रनर अप रहे। हमने देखा कि ग्रेनाडा के एंडर पीटरसन से 1 सेंटीमीटर से वो हार गए थे। एंड प्लीज इस फैक्ट को आप नोट डाउन करिए, दैट नीरज चोपड़ा हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन
टू विन द डायमंड लीग इन 2022, पहले भारतीय बने जिन्होंने डायमंड लीग चैंपियनशिप जीती थी 2022 के अंदर। अब नीरज चोपड़ा ने टोक्यो के अंदर, आपको पता है, गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं, ये ओलंपिक मेडल भी जीता है इन्होंने। एंड इसके बाद अगर हम डिस्कस करें, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज कि नेवी जो है, इंडियन नेवी, वो जो है एक स्टेल्थ फ्रिगेट, स्टेल्थ होती है जो कि कोवर्ट ऑपरेशंस कर सकती है, कि छुप कर ऑपरेशंस कर सकती है। फ्रिगेट होता है एक शिप होती है फ्रिगेट, तो एक पेट्रोलिंग वेसल होती है। देन एक कॉवरेट होती है सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पर फ्रिगेट होती है, फोर्थ नंबर पर डिस्ट्रॉयर होती है, फिफ्थ नंबर पर एयरक्राफ्ट कैरियर होती है। तो ये साइजेस वेरी करते हैं। पेट्रोलिंग व्हीकल का मेन काम है, जैसे लैंड बॉर्डर्स पे आर्मी पेट्रोलिंग करती है ना, लैंड बॉर्डर्स पे, तो जहाँ पर हिली एरिया से बाय फुट वहां पर पेट्रोलिंग की जाती है, जहाँ पर प्लेन एरिया तो वहां पर बाय बाइक बाय कार पेट्रोलिंग कर सकते हैं। तो जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल एरियाज में तो शिप के थ्रू पेट्रोलिंग की जाएगी। आपने देखा था मुंबई अटैक्स हुए थे, तो कोस्टल सी के थ्रू जो है टेररिस्ट एंटर उन्होंने किया था। तो कोस्टल एरियाज की भी पेट्रोलिंग होना जरूरी है। बट जो शिप्स हैं उसके साइजेस वेरी करते हैं। जो पेट्रोलिंग वेसल है, फिर उसके बाद हमारे पास कॉवरेट है, देन फ्रिगेट है। अभी हम देखेंगे कि उनमें क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली अभी जो इंडिया ने नेवी कमीशन करी है हमारे इंडियन नेवी में, वो फ्रिगेट है, उसका नाम है कमल। ठीक है, जुलाई 1 को इसको जो है कमीशन किया जाए। देन रशियन मैन्युफैक्चर, ये रशिया ने मैन्युफैक्चर करी है, एंड इट इज गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट। गाइडेड मिसाइल मतलब इसके ऊपर मिसाइल माउंट की जा सकती है, और वो मिसाइल जो है गाइडेड है। गाइडेड इन द सेंस कि एक होता है बॉम्ब किसी के ऊपर गिरा दिया, एक होता है मिसाइल गाइडेड है, मींस वो अपने टारगेट के पीछे मूव कर सकती है, जहां जहां टारगेट जाएगा वहां वहां वो मिसाइल भी मूव कर सकती है। तो इट हैज द कैपेसिटी टू कैरी द गाइडेड मिसाइल। ठीक है, इट हैज द कैपेसिटी टू कैरी द गाइडेड मिसाइल। ये तमल जो है ये बनाई है रशिया ने, एंड इंडियन नेवी ने इसको कमीशन किया है, और बनी कहाँ है, रशिया के अंदर, कालिंगगार्ड जो है वहां पर ये बनाई गई है। एंड तमल ये जो है सेकंड शिप है इन द टूशिल क्लास। तो टूशिल क्लास क्या है, बेसिकली ये डिजाइन होता है और कुछ नहीं है, ये डिजाइन है। ठीक है, और पहले जो हमारे पास प्रीवियस वर्जन थे, प्रीवियस वर्जन जो है प्रेडिसेसर जो हमारे पास थे फ्रिगेट्स, तलवार क्लास, तेग क्लास, बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये डिजाइन है। एंड जो रशिया ने जो शिप्स जो हमारी ये फ्रिगेट्स बनाई हैं, उनको हम क्रिवक क्लास बोलते हैं, मतलब रशिया के अंदर इनको क्रिवक क्लास बोलते हैं। अगर इंडियन नेम देना है तो इसको तलवार क्लास बोल देते हैं, तेग क्लास। तो ये बेसिकली डिजाइन होता है और कुछ नहीं है। अब हमने जो क्रिवक क्लास को हम इंडिया में बोलते हैं तुशिल क्लास, सिर्फ नेम का ही चेंज है और कुछ नहीं है। देन इंडिया जो है कम से कम इसमें हम तुशिल क्लास की 2 फ्रिगेट्स इंडिया खुद भी बना रहा है इंडिजीनियसली। 2 हम ले रहे हैं रशिया से, 2 हम खुद बनाएंगे, और उसका नेम होगा इंडियन नेवी शिप त्रिपुत। और बनाएगा कौन, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। इसमें हमें क्या करेगा, रशिया से हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और डिजाइन, टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन असिस्टेंस हमें रशिया से मिलेगा। और नाउ लेट्स सी व्हाट इज द फ्रिगेट। तो हम देख लेते हैं, फ्रिगेट एक मीडियम साइज्ड वॉरशिप होती है, नेवी यूज करती है। इसके मल्टीपल रोल होते हैं। रोल क्या होते हैं, बेसिकली ये फास्टर होती है, मैन्योवरेबल होती है, जैसे मर्जी मोड़ लो इसको। पेट्रोलिंग कर सकती है, एंटी सबमरीन, अगर कोई सबमरीन आ गई उसको काउंटर कर सकती है। एस्कॉर्ट मिशंस, बेसिकली जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं उसके साथ साथ चलती हैं ये, ताकि कोई अटैक ना कर दे, तो अटैक करेगा तो ये एस्कॉर्टिंग मिशंस पे भी जाती हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर जो होते हैं, बड़ी बड़ी शिप्स होती है, जैसे आईएनएस विक्रांत है हमारा, तो उसके साथ एस्कॉर्टिंग मिशंस पे जाती है, सर्विलेंस में काम आ जाती है। देन डिस्ट्रॉयर जो है वो बड़ी होती है, फ्रिगेट से बड़ी होती है। तो यहाँ पर एक चार्ट देख लेते हैं हम। चार्ट पे हम देख लेते हैं कि पेट्रोलिंग बोट होती है वो सबसे छोटी होती है, वो पेट्रोलिंग के लिए काम आती है। कॉवरेट जो होती है वो बेसिकली होती मीडियम साइज की है, बट वो कॉम्बैट के लिए भी काम आती है, मतलब लड़ाई वगैरह करती है उसके अंदर, बट इट इज क्लोज टू द शोर, मतलब ज्यादा शोर से दूर नहीं जाते। हमारा कोस्टल जो है, कोस्ट लाइन से ज्यादा दूर नहीं लेके जाते उसको। फ्रिगेट जो है इसका मल्टीपल रोल है, जैसे हमने देखा कि ये एक मल्टीपल रोल प्ले करती है। ये मीडियम साइज की होती है। डिस्ट्रॉयर लार्ज साइज की होती है, इसमें हैवी वेपन्स लेके जा सकते हैं हम। आईएनएस विशाखापट्टनम है हमारे पास। देन एयरक्राफ्ट कैरियर अगर देखेंगे, अभी लेटेस्ट आईएनएस विक्रांत हमने जो है इंट्रोड्यूस किया है इंडिजीनियसली, हमने इंडिया ने खुद बनाया है। 20 फुटबॉल जो फील्ड्स हैं उस उतना साइज है उसका आईएनएस विक्रांत का। तो डिस्ट्रॉयर भी हमने देख लिया। देन किरवाक एंड तुशिल क्लास, तो बेसिकली किरवक क्लास जो है एक डिजाइन है, रशिया रशिया का डिजाइन है। बेसिकली इट इज उसके फायर पावर और मल्टी रोल कैपेबिलिटीज हैं उसकी। एंड किरवक क्लास हम रशिया में बोलते हैं, इंडिया में हम इसको, अगर आप देखेंगे तो इसको हम तुशिल क्लास बोलते हैं। तो सिर्फ नॉमेनक्लेचर का डिफरेंस है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो यू कैन सी हियर इंडिया के पास ऑलरेडी तलवार क्लास है, ये रशिया से ली थी हमने, ऑलरेडी 3 है। 3 टेक क्लास है हमारे पास, तो 6 हो गई।
और टूशिल क्लास 2 हम रशिया से ले रहे हैं, 2 हम खुद बनाएंगे, गोवा शिपयार्ड बनाएगी। टोटल 10 शिप्स हो जाएंगे हमारे पास फ्रीगेट्स। देन तमल जो है, इसमें थोड़े से की पॉइंट्स देख लेते हैं कि ये नेम कहाँ से लिया गया। ये नेम जो है, ये मिथिकल स्वॉर्ड थी यूज्ड बाय इंदिरा। इंदिरा की जो मिथिकल स्वॉर्ड थी उसको तमल बोलते थे। एंड इसका जो मैस्कॉट है, मैस्कॉट जो है वो जम्बावंत जो है, जो हमने रामायण में भी देखने को मिला था, जम्बावंत, द इमॉर्टल बियर किंग ऑफ इंडियन माइथोलॉजी। एंड ये रशिया का जो है नेशनल एनिमल भी है, नेशनल एनिमल है यूरेशियन ब्राउन बियर। द वॉरशिप वाज बिल्ड एट यंतर शिपयार्ड। तो यंतर शिपयार्ड कैलिंगार्ड रशिया के अंदर बनाई गई है। एंड इसके पास मतलब इसकी अगर हम कैपेबिलिटीज देखें तो कैपेबिलिटीज इसके पास बहुत सारी हैं। इट कैन लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च कर सकती है। एंड इसके अंदर आप देख सकते हैं हैवी वेट टॉर्पीडोज हैं सबमरीन्स को अटैक करने के लिए। एंटी सबमरीन रॉकेट्स हैं इसके अंदर। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जो है ये कैरी कर सकती है। तो इट विल बूस्ट दी नेवल पावर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स इन इंडिया। तो आप इसको नोट डाउन कर दीजिए, क्योंकि हमें इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि SPM EPCI क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स इन इंडिया। एंड मिनिस्ट्री कौन सी कनेक्टेड है? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। दे हैव, व्हाई इट इज इन न्यूज? बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज हैज लॉन्च्ड अ पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री हैज लॉन्च्ड अ पोर्टल फॉर एप्लीकेशन प्रोसेस अंडर दिस स्कीम SPM EPCI. And what this scheme is about? This scheme is about the India is basically, India is the currently the world's the third largest automobile market and one of the fastest growing automobile market in the world. तो हम सबसे तीसरे बड़े दुनिया के ऑटोमोबाइल मार्केट है। सबसे ज्यादा गाड़ियां जो है तीसरे नंबर पे इंडिया में जो है बिकती हैं। इंडिया ऑटोमोटिव सेक्टर को अगर हम देखेंगे तो करंट मार्केट साइज इसका जो है, अगर आप देख सकेंगे 12.5 लाख करोड़, इतनी करंट। एंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ अगर देखेंगे हम तो 2030 में ये एक्सपेक्टेड है कि 24.9 जो है इसका जो है ग्रोथ इसकी होने वाली है। देन व्हाट आर द अदर स्कीम्स विच गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड? गवर्नमेंट के दूसरे इनिशिएटिव्स क्या हैं अगर हम देखें फॉर ईवी सेक्टर? तो फेम स्कीम है हमारे पास। फेम इज बेसिकली फास्टर अडॉप्शन, इसकी फुल फॉर्म आप याद रखिए, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन इंडिया aimed at prompting electric and hybrid vehicles। तो फेम की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, फेम स्कीम जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ कनेक्टेड है। देन PM ई ड्राइव स्कीम जो है आपको याद रखनी है। PM ई ड्राइव का जो है फुल फॉर्म उसको आपको याद रखना है, PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। तो PM ई ड्राइव जो है इट्स मेन फोकस इज ऑन एक्सेलरेटिंग द अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए, इसमें आप ये फैक्ट्स नोट डाउन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज 40th एनिवर्सरी ऑफ एयर इंडिया कनिष्क बॉम्बिंग। तो अभी हमने देखा था कि एयर इंडिया का जो एयरक्राफ्ट जो क्रैश हुआ गुजरात के अंदर। एंड ये जो है 40th एनिवर्सरी ऑफ एयर इंडिया कनिष्का बॉम्बिंग, ये न्यूज़ में क्यों है? तो हमारे यूनियन मिनिस्टर जो है हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने अटेंड करी एक कोमेमोरेशन जो है बेसिकली सेरेमनी, जिसमें 40th एनिवर्सरी जो है एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी कनिष्क जिसका नाम था, उसको बॉम्ब से उड़ा दिया गया था, जबकि वो आयरलैंड की जो है एयर स्पेस में थी, अब अभी हवा में ही उड़ रही थी और उसको हीथ्रो के अंदर जो है उसको लैंड करना था। तो अभी ये कोमेमोरेटिव इवेंट क्यों वहां पर ऑब्जर्व किया जाता है? तो पूरी ज्वाइंट आयरिश लीडर्स एंड कैनेडियन लीडर्स टू पे होमेज, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो विक्टिम्स थे उस एयरक्राफ्ट के अंदर, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए जो है हमारे यूनियन मिनिस्टर पुरी जी वहां पर गए हैं। ये बॉम्ब जो है प्लांट किसने किया था? टेररिस्ट जो है उन्होंने प्लांट किया था। और हवाई जहाज जब 9400 मीटर्स के ऑल्टीट्यूड पे था तो वो जो है ब्लास्ट हो गया था एयरक्राफ्ट। एंड ये मॉन्ट्रियल न्यू दिल्ली एयर इंडिया कनिष्का फ्लाइट थी जो कि हीथ्रो एयरपोर्ट पे लैंड करनी थी। और प्लांट किसने किया था? तो ऐसा कहा जाता है कि प्रो खालिस्तानी जो टेररिस्ट हैं उन्होंने इसको प्लांट किया था। एंड फ्लाइट वाज नेम्ड आफ्टर द कुशाण। इसका कनिष्क नाम क्यों रखा गया था? क्योंकि कुशाण डायनेसिटी के जो एम्परर हैं कनिष्क, उसके ऊपर इनका नाम रखा गया था। एंड इट वाज प्लांटेड बाय प्रो खालिस्तानी टेररिस्ट। तो इसकी 25th एनिवर्सरी कोमेमोरेटिव सेरेमनी जो है विक्टिम्स को श्रद्धांजलि देने के लिए
उस ये ऑब्जर्व किया गया। एंड उस टाइम पे जब ये इवेंट हुआ था, तो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा जो स्टीफन हार्पर थे, उन्होंने अपोलोजाइज भी किया था फॉर इंस्टीट्यूशनल फीलिंग्स, कि भाई वो कैसे ये नहीं पता कर पाए कि टेररिस्ट जो है उन्होंने इसके अंदर बॉम्ब प्लांट कर दिया है। तो जो भी रिलेटिव्स हैं इसके अंदर, जो ट्रैवलर्स थे उनके रिलेटिव जो हैं, एवरी ईयर दे गो टू दिस मेमोरियल, एंड वहाँ पर जाकर ये कोमेमोरेटिव इवेंट ऑब्जर्व किया जाता है। एंड सो दिस इज अबाउट द कनिष्क एयरक्राफ्ट बॉम्बिंग। एंड प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, तो ये भी देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 47th एनुअल जर्नल मीटिंग जो है किसकी अटेंड करी है? प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी न्यू दिल्ली, ये मीटिंग अटेंड हुई है। और मोदी जी ने एक कॉन्सेप्ट जो है पुट फॉरवर्ड किया कि इंडिया के अंदर म्यूजियम मैप ऑफ इंडिया होना चाहिए, जिसमें इंडिया के सारे म्यूजियम जो हैं उस मैप के ऊपर लिस्टेड होने चाहिए, ताकि हमें इंडिया की कल्चरल एंड इंफॉर्मेशन लैंडस्केप को पता चल सके हमें उसके बारे में। और जो ये प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड जो लाइब्रेरी, इसकी जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, बेसिकली ये क्या था, ये जो न्यू दिल्ली के अंदर एक बिल्डिंग है, तीन मूर्ति, मतलब कोई एक प्लेस है वहां पर बनाई गई थी। तो उस टाइम पे ब्रिटिश के जो ब्रिटिश रूल के दौरान जो कमांडर इन चीफ हुआ करते थे, कमांडर इन चीफ कौन होता है? ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जो हेड हैं। जैसे अभी हमारे आर्मी चीफ हैं, तो उस टाइम पे कमांडर इन चीफ थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के हेड। तो वो वहां पर उस बिल्डिंग के अंदर रहते थे। बट जब ब्रिटिश रूल खत्म हो गया, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जो है वहां पर उन्होंने रहना स्टार्ट किया। देन उनकी डेथ जो है उसी प्लेस पे हुई। देन आफ्टर दैट दैट बिल्डिंग वाज नेम्ड एज प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। क्यों? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू वहां रहे थे, तो उसके बाद उस बिल्डिंग को प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी डिक्लेयर कर दिया गया। तो अभी उनकी मीटिंग हुई है, और इसमें क्या है कि जितने भी इंडिया के अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर जितने भी प्राइम मिनिस्टर इंडिया में सर्व करके गए हैं, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन एंड उनके लाइफ हिस्ट्री के बारे में वहां पर म्यूजियम के अंदर बताया गया है। देन मोदी जी ने बोला कि इंडिया के अंदर म्यूजियम मैप ऑफ इंडिया हमें बनाना चाहिए। इसकी जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसको, उसके जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, एंड वाइस प्रेसिडेंट डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है। इस मीटिंग को निर्मला सीतारमन एंड गजेंद्र सिंह इन सब ने अटेंड किया। देन तीन मूर्ति हाउस जो मैं आपको बता रहा था, तो प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम लाइब्रेरी इज हाउस्ड इन द हिस्टोरिक तीन मूर्ति कैंपस, जो राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। इट वाज डिजाइन्ड बाय रॉबर्ट रसल। ठीक है जी, ये 1929 में ये बनाई गई थी, एंड इट वाज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ कमांडर इन चीफ इन इंडिया। देन इन अगस्त 1948, आफ्टर द डिपार्चर ऑफ द लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जो थे, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू हु लिव्ड देयर फॉर 16 years until he died, and thereafter the government decided that तीन मूर्ति हाउस should be dedicated to him, तो उनके नेम पर डेडिकेट किया गया था। देन इनकी डेथ हुई थी मई 27 को, जवाहरलाल नेहरू जी की 1964 को। एंड 14 नवंबर को जब उनका 75th बर्थ एनिवर्सरी थी जवाहरलाल नेहरू जी की, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने इसको डेडिकेट किया था, तीन मूर्ति हाउस को, एंड इनॉग्रेट किया था एज ए नेहरू मेमोरियल म्यूजियम। तो मोदी गवर्नमेंट ने उसका नेम चेंज कर दिया, उन्होंने बोला नेहरू म्यूजियम मेमोरियल नहीं होना चाहिए, इसका नेम मेमोरियल म्यूजियम नहीं होना चाहिए, इसका नेम होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। तो प्राइम मिनिस्टर, इसमें जो म्यूजियम है, संग्रहालय मतलब म्यूजियम, इसके अंदर क्या है कि जितनी भी लाइफ लेगेसी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ द कंट्री हैं वो अ, इनमें जो है आपको मिलेगी। एंड इन 2023 द गवर्नमेंट रीनेम्ड नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, इसको रीनेम कर दिया गया। एंड प्रधानमंत्री म्यूजियम के अंदर जो बेसिकली इट इज अ ट्रिब्यूट टू एवरी प्राइम मिनिस्टर सिंस इंडिपेंडेंस, and it tells the story of the lives and contributions of the prime ministers. So that's all in today's current affairs session, and I hope you found this session informative and useful. Uh, Before leaving, make sure that you like the video and subscribe the channel, and please share this channel with your friends who are preparing for law entrance exam, CLAT, or any competitive exam. I will see you in the next session. Till then, take care and keep learning. Thank you.